अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कनेक्ट हो जाइए बेटा जी, सभी बच्चे है ना। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 होने वाला है। और कल के केस हमने जो पढ़ा था वो हमने किसके बारे में पढ़ा था भाई? SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ी थी भाई। SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ ली थी। और उसमें मैंने आपको बताया था कि SN1 जब होता है हमारे लिए, तो वहाँ पे कार्बोकेटाइन का जनरेशन होता है बेटा। वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है ना जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है हमारा, उसमें हम लोग मेन टॉपिक जो होगा भाई वो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट देखेंगे हम, कि स्टीरियो कैसे डिपेंड करती है भाई। जो कल हम वर्ड बोल रहे थे ना, रेसमाइजेशन, उसका मीनिंग क्या होता है ना जी। इन्वर्जन, उसका मीनिंग क्या होता है। उसी इन्वर्जन को हम लोग आगे चल के वॉल्डन इन्वर्जन का भी नाम देंगे, है ना भाई। नाम नेम उसका क्या हो जाएगा भाई? वॉल्डन इन्वर्जन। तो वो भी हमें नाम देना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, है ना भाई। और एक चीज और कि जब ये स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट देखेंगे तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा बेसिक पार्ट भी बता दूंगा कि भाई कायरलिटी क्या होती पोलराइजेशन क्या होता है ना भाई। मॉलिक्यूल कायरल है, ए कायरल है ना भाई, ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, वो कैसे डिसाइड करेंगे उसका भी मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा, ताकि आप फंसे नहीं किसी भी क्वेश्चन में। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो कायरलिटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हमारे लिए कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे और आपसे पूछ लेगा वो कि भाई ये कायरल है या फिर ए कायरल मॉलिक्यूल है, तो आपको उस तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा, है ना जी। चलिए हम लोग स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। स्क्रीन के ऊपर आ गए हम लोग, है ना भाई। अब हम लोग डिसाइड करना, आज देखिए ये हम लोग पिछली क्लास में ये सब पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, इसको एक बार सम अप करते हैं। इसको एक बार सम अप करते हैं बेटा, तो फिर इससे आपको आइडिया आएगा। ठीक है भाई, चलिए। जो अब यहाँ पे मैं आपको सारी की सारी यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ भाई, एक तरीके से शॉर्ट में हम लोग जो पढ़ा था कल उसका एक तरीके से हम लोग फ्लो चार्ट टाइप का बना लेंगे भाई। क्या? जैसे हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले SN1 रिएक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? SN1 रिएक्शन की। तो SN1 रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? सबसे पहले कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोकेटाइन का। रिएक्शन कैसे होती है? जैसे हमारे पास कोई भी 3 डिग्री हेलो एल्केन होगा भाई, वो क्या होगा भाई? वो स्लो स्टेप के थ्रू टूट जाएगा। स्लो स्टेप यानी कि इस तरीके के स्टेप से स्लो स्टेप होगा उसका पहला, और क्या जनरेट हो जाएगा वहां पे? कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा, R3C पॉजिटिव। ये क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। फिर इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, तो क्या बन जाता है? ये RNU बन जाता है। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा, है ना जी। R3CNU, वही, या मैंने इस ग्रुप को पूरे को R बोल दिया तो ये R न्यूक्लियोफाइल लग गया। यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया? सबसे पहले बात कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस। कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस। एक ऐसी स्पीशीज जनरेट होती है जिसमें कार्बन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है, विच इज अटैक्ड विच इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आके उस स्पीशीज के ऊपर क्या करता है? अटैक करता है। तो कार्बोकेटाइन का जनरेशन होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये एक तरीके की यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये। ठीक है भाई, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखें, अगर हम लोग इसका रेट लिखना चाहते हैं तो रेट किसके बराबर आएगा? रेट इज इक्वल्स टू K टाइम्स, और जो भी हमारा सबस्ट्रेट होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है भाई। तो ये सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर होती है, न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर होगी बेटा जी। ठीक है भाई, ये एक तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर। क्योंकि इस वाले स्टेप में तो ये जो स्लो स्टेप है यही तो हमारे लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और इसमें तो न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है भाई, तो इस ये वाली स्टेप हमारे लिए क्या हो जाएगी भाई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और यही हमारे लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है रेट, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फिर हम लोगों ने रिएक्टिविटी की भी बात की थी कि भाई जो कार्बोकेटाइन जल्दी बन जाएगा तो SN1 पाथवे जल्दी से लेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबस्ट्रेट के लिए।
रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबस्ट्रेट के लिए क्या बताया था भाई? तो आपने बताया था 3 डिग्री जल्दी से होंगे, फिर कौन से होंगे भाई? 2 डिग्री वाले, और फिर कौन से होंगे? 1 डिग्री वाले। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, किसकी बात करें? स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, तो जनरली यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? रेसमाइजेशन। क्या देखने को मिलेगा? रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन को ही बेटा हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? डीएल मिक्सचर भी बोल सकते हैं, और डीएल मिक्सचर भी बोल सकते हैं हम इसे, डीएल मिक्सचर। ठीक है भाई, डीएल मिक्सचर भी बोल सकते हैं, रेसमिक मिक्सचर भी बोल सकते हैं, वो हमें ऑब्टेन होगा। ठीक है भाई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लीविंग ग्रुप कैपेसिटी की, मतलब कौन जल्दी से लीव करेगा, तो वो हमें आप बता सकते हैं कौन जल्दी से लीव कर सकता है? तो यहाँ पे आपको अगर लीविंग ग्रुप के बारे में बात करनी हो, तो जैसे हमारे पास अगर इस तरीके से आर आई हो, आर बी आर हो, आर सी एल हो, और आर एफ हो, तो इनमें से सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा होगा? मैंने आपको बताया था आयोडीन होगा, और फिर ब्रोमीन होगा, फिर क्लोरीन, और फिर फ्लोरीन होगा। इस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा, वो सॉल्वेंट यहाँ पे कैसे प्रीफर किए जाते हैं? पोलर सॉल्वेंट प्रीफर किए जाते हैं। लेकिन पोलर वो कैसे होने चाहिए? प्रोटिक होने चाहिए, एप्रोटिक होने चाहिए। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट्स तो प्रीफर किए जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे कैसे सॉल्वेंट प्रीफर किए जाएंगे? पोलर सॉल्वेंट प्रीफर करने वाले हम लोग। उसके बाद देखते हैं हम लोग पोलर सॉल्वेंट में कौन कौन से आ सकते हैं भाई। अगर हम लोग बात करें पोलर सॉल्वेंट में, कई सारे आ सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पोलर, प्रोटिक, सॉल्वेंट हम लोग प्रीफर करेंगे। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे वाटर हुआ, जैसे MEOH हुआ, मिथेनॉल की बात कर रहे हैं हम लोग, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये वाले सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पर प्रीफर करेंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारे लिए एक तरीके से सॉल्वेंट ये खुद ही अटैक कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे SN1 रिएक्शन, तो वहां पे हम लोग सॉल्वोलिसिस भी बोलते हैं। SN1 रिएक्शन को ही दूसरा नाम क्या होता है? सॉल्वोलिसिस। अगर कहीं पर सॉल्वोलिसिस की बात कर रहे हैं, तो मतलब वो SN1 पाथवे की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे SN1 रिएक्शन के, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। रेसमाइजेशन डीएल मिक्सचर अभी हम समझने वाले हैं। ठीक है भाई, उससे पहले मैं आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी आज एक्सप्लेन करूंगा। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और किसके बारे में बताता हूँ मैं आपको? SN2 रिएक्शन के बारे में लिखवा देता हूँ कुछ पॉइंट्स। SN2 रिएक्शन की बात करते हैं। तो SN2 रिएक्शन के में भी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? कि यहाँ पे साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल क्या करने वाला है? अटैक करने वाला है। और क्या होगा भाई? और क्या होगा? ये हेलोजन ग्रुप क्या करेगा? लीव करेगा। तो फिर यहाँ पे कैसी स्टेट जनरेट होगी? एक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होने वाली है। मतलब ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये रिमूव होगा। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट होने वाला है। और यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा होगा इस वाले कार्बन सेंटर से, और यहाँ पर क्या होगा भाई? ये दो वैलेंसी एज इट इज, और ये लीविंग ग्रुप लीव कर रहा होगा। तो यहाँ वहां पर तो कार्बोकेटाइन बनाता है SN1 में, SN2 में क्या होने वाला है? यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आती है, ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली है। और ये बात तो देखिए भाई, कार्बोकेटाइन तो एक बार को तब भी ऑब्जर्व हो जाएंगे, लेकिन अगर ट्रांजिशन स्टेट है तो अनस्टेबल होती है बेटा, वेरी हाई एनर्जी की स्टेट है, उसे तो हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं, है ना जी। फिर क्या हो जाएगा इसके बाद? ये हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, और ये हेलोजन आटम बाहर निकल जाएगा X नेगेटिव के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये हमारे कैसी रिएक्शन हुई है? SN2 रिएक्शन हुई है। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे इस वाली रिएक्शन को, इस वाली रिएक्शन में जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस किया वो क्या है? कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड। कहाँ से ये अटैक करता है? पीछे की तरफ से अटैक करने वाला है बेटा जी।
है ना जी। जहां पे अगर हमारा हेलोजन इधर पे लगा हुआ है तो पीछे की तरफ से अटैक करेगा उस हेलोजन के। ठीक है भाई, बैक साइड ऑफ एक्स लिख दिया मैंने हेलोजन के लिए। अब दूसरा देखते हैं भाई, ये सी रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, बाय मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं भाई बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों की दोनों स्पीशीज, न्यूक्लियोफाइल भी और सबस्ट्रेट भी, दोनों हमारे लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखना चाहे रेट, तो रेट कैसे लिखेंगे बेटा, रेट इज इक्वल्स टू के, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन से भी फर्क पड़ता है हमें, और किसकी कॉन्सेंट्रेशन से भी फर्क पड़ता है, सबस्ट्रेट की। तो इन दोनों की पावर कितनी होगी बेटा, 1 1 होगी। तो ये न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर होगी, सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर होगी। और अगर कोई हमसे ओवरऑल ऑर्डर पूछ ले, यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर पूछ ले, तो हम कितना बताएंगे, वहां पे 2 है भाई, है ना जी। SN2 रिएक्शन है ये, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा हमारे लिए, 2 आ जाएगा। अच्छा जी, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट, या पहले रिएक्टिविटी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर रिएक्टिविटी भी हमने कंपेयर करनी सिखाई थी आपको। रिएक्टिविटी को हम लोग किसके बेसिस पे देखते हैं, हिंड्रेंस के बेसिस पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, हिंड्रेंस होगी। जितनी हिंड्रेंस कम उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा SN2 के लिए। तो 3 डिग्री वाले तो सबसे कम रिएक्टिव हो जाएंगे, फिर कौन से होंगे भाई 2 डिग्री वाले, और फिर कौन से होंगे 1 डिग्री वाले, और फिर कौन से होंगे मिथाइल वाले। तो मिथाइल वाले तो हमारे लिए आप ऐसा मान के चलिए कि हमेशा ही SN2 रिएक्शन दिखाएंगे, और 3 डिग्री वाले हमेशा SN1 दिखाएंगे। तो रह गए बस ये 2 डिग्री और 1 डिग्री, यहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे लिए बेटा, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, तो जब ये SN2 रिएक्शन होती है ना बेटा, तब मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। जैसे वहां पे हमारे लिए रेसमाइजेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। इसी इन्वर्जन को हम लोग आगे चल के क्या नाम देंगे, वॉल्डन इन्वर्जन। इसी को हम लोग वॉल्डन इन्वर्जन भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात और नोटिस करेंगे आप, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से भी इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे हमको जो सॉल्वेंट यूज करने होते हैं वो यूज करने होते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। उनके केस में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छे से बिहेव करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे और कौन कौन से हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे DMSO यूज कर लीजिए, है ना जी, DMF यूज कर लीजिए, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड यूज कर लीजिए, है ना जी। और इसके अलावा कई सारे हम लोग सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, एसीटोन ले लीजिए, वो भी हमारे लिए कैसा हो जाएगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो वहां पे ये वाली रिएक्शन कब प्रीफर होती है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में प्रीफर की जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, मतलब वो गोली की रफ्तार से भागता है। तो जो समझो फिर वो जाके अटैक करेगा उसके ऊपर, और फिर वो क्या होगा, रिमूव कर देगा लिविंग ग्रुप को। तो इन वाले सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है। दैट इज व्हाई दे दीज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स आर टेकन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग ये स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। ठीक है भाई, ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेना भाई। तो SN1 रिएक्शन के मैंने कुछ पॉइंट लिखा दिया आपको, और SN2 रिएक्शन के भी मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखा दिए। अब हमें जो पढ़ना है, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा जी, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट, ये रेसमाइजेशन क्या होता है। और तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वो आपको जरा ध्यान देनी पड़ेंगी। क्या, कि हमें पता होना चाहिए कायरलिटी के बारे में, या फिर हम लोग सीधी सीधी बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर की। ठीक है भाई, कायरलिटी, स्टीरियो आइसोमर, एनेंशियोमर क्या होता है, डाइस्टीरियोमर क्या होता है, इन सारी चीजों की बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब जो हमारे पास आइसोमेरिज्म होती है ना बेटा, आइसोमर्स होते हैं, उनको हम लोग दो हिस्सों में बांट लेते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं हमारे लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, और एक होते हैं हमारे लिए स्टीरियो आइसोमर।
तो यहाँ पे जो हमें बात करनी है पर्टिकुलरली वो स्टीरियो आइसोमर की ही बात करनी है। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे बेटा, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर भी फर्दर कई टाइप के होते हैं। आपने सुना होगा चेन आइसोमर, है ना भाई, पोजीशन आइसोमर, फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फिर मेटामर, इसके अलावा टॉटोमर, ये भी पढ़ा होगा आपने। तो ये इस तरीके के आइसोमेरिज्म है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी बेटा हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं हमारे लिए कन्फर्मेशनल कन्फर्मेशनल आइसोमर, और एक होते हैं हमारे लिए कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। ठीक है भाई। अब कन्फर्मेशनल आइसोमर जो होते हैं बेटा जी, वो जनरेट होते हैं हमारे लिए सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन की वजह से। किसकी बात बता रहा हूं मैं? सबसे पहले कन्फर्मेशनल आइसोमर की बात बता रहा हूं। ये क्यों, ये कैसे जनरेट होते हैं? ये जनरेट होते हैं ड्यू टू रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर सकता है, तो उसकी वजह से ये वाले आइसोमर्स क्या होते हैं? जनरेट होते हैं हमारे लिए। अच्छा, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये बताइए, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में डिफरेंस क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, और यहाँ पे क्या रहेगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन स्टीरियो आइसोमर में स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहता है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या रहने वाला है? सेम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या रहने वाला है? वो भी सेम रहने वाला है। तो फिर यहाँ डिफरेंट क्या है? स्टीरियो आइसोमर में डिफरेंट क्या है? जब हम तो आइसोमर की डेफिनेशन तो यही पढ़ते आते हैं ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट दैट इज ओनली फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमर। बट स्टीरियो आइसोमर एक खास तरीके के आइसोमर है। यहाँ पे पता है क्या होने वाला है? इनकी 3D स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी। ये 3D स्पेस में जो है ना भाई, 3D स्पेस में ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं हम, ओरिएंटेशन की। तो ये क्या होगी भाई? इनकी डिफरेंट होगी। ये खास बात है। इनकी 3D स्पेस में जो ओरिएंटेशन होती है ना, एटम्स की अरेंजमेंट जो 3D में वो जुड़ते हैं भाई, वो क्या होगी? इसमें डिफरेंट होगी। तो देखिए भाई कैसे, अब ये स्टीरियो आइसोमर को हमने दो पार्ट में बनाया, कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल, है ना भाई। या फिर कुछ लोग इसको कैसे बोलेंगे भाई, कि ये जो कन्फर्मेशनल आइसोमर है ना भाई, इनको हम लोग रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं। वहां पे हम लोग को किसकी जरूरत पड़ेगी अगर हम ये आइसोमर पढ़ना चाहते? तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है बेटा जी कुछ फॉर्म्स की। उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था 11th क्लास में, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। क्या क्या थे वो हमारे लिए? एक तो हम लोगों ने बनाया था सॉहॉर्स स्ट्रक्चर, सॉहॉर्स स्ट्रक्चर। और दूसरा हम लोगों ने बनाया था कौन सा भाई? न्यूमैन स्ट्रक्चर, न्यूमैन स्ट्रक्चर बनाया था भाई। ठीक है भाई, सॉहॉर्स और न्यूमैन स्ट्रक्चर बनाया था। कैसे कैसे बनाए थे एक बार बना के भी देख लेते थोड़ा थोड़ा, है ना भाई। जब इतना पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा बना ही लेते हैं। अब क्या है भाई हमारे लिए, जैसे अगर 100 हॉर्स की बात करें, 100 हॉर्स हम लोग इसके लिए बनाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया है CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है भाई। तो अब हम इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? ईथेन। ईथेन के कन्फर्मर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं भाई। तो ईथेन के कन्फर्मर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग? बड़ा सिंपल सा है ये तो, ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो या तो हम इसका सॉहॉर्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम इसका न्यूमैन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सॉहॉर्स बनाने की कोशिश करते हैं। सॉहॉर्स स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सॉहॉर्स स्ट्रक्चर, अब आप इसमें नोटिस करोगे कि इस वाले कार्बन को अगर मैं क्या बोल दूं भाई, फर्स्ट कार्बन बोल देता हूँ, और इस वाले कार्बन को मैं बोल देता हूँ सेकंड कार्बन। तो हमें क्या करना है भाई, एक तरीके से ये फर्स्ट कार्बन रिप्रेजेंट कर दिया ये मैंने। ये कौन सा कार्बन है? फर्स्ट नंबर का कार्बन है। और ये वाला कार्बन कौन सा है बेटा जी? सेकंड नंबर का कार्बन है। अब देखो फर्स्ट नंबर के कार्बन पे क्या अटैच्ड है? 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ये हमारे लिए, मैंने ये जो 3 हाइड्रोजन है ना, इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया एक ट्राइंगल के फॉर्म में। वो भाई ये बेंट होगा बॉन्ड, वो तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन बस मैंने क्या किया, इस तरीके से कनेक्टिविटी दिखा दी उनकी। इस तरीके से हमारे पास
क्या होगा, ये हाइड्रोजन आइटम लगे हुए हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम सॉहॉर्स बोलते हैं। अब देखिए इसमें ये जो 1 और 2 के बीच में, मतलब ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड दिख रहा है ना भाई, ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये वाला बॉन्ड, इसके अलोंग रोटेशन पॉसिबल होता है। इसके अलोंग क्या पॉसिबल होता है, रोटेशन पॉसिबल होता है। तो ये घूम सकता है। तो हम एक को तो फिक्स रखते हैं, बाकियों को घुमा देते हैं। तो ये वाली स्टेट जब हमारे पास हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन आ रहा है, इस वाले हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ये वाला हाइड्रोजन आ रहा है, और इस वाले हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ये वाला हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये वाली स्टेट तो हमारे लिए इक्लिप्स स्टेट कहलाती है। कैसी कहलाती है, इक्लिप्स्ड कहलाती है। क्यों कहलाती है इक्लिप्स्ड, क्योंकि देखो हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन को कवर कर लिया, नहीं कर लिया। सिमिलरली इस वाले हाइड्रोजन ने इस वाले हाइड्रोजन को कवर कर लिया, इस वाले हाइड्रोजन ने इस वाले हाइड्रोजन को कवर कर लिया। अब हम इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कराएं तो क्या होगा भाई, अब आप नोटिस कीजिए भाई, ये अगर मैं रोटेशन कराता हूं यहाँ पर तो क्या होने वाला है। देखिए भाई, अगर मैं मान लेते हैं 60 डिग्री का रोटेशन कराता हूँ, तो सर ये एंगल कैसे बताएंगे हम, ये 60 डिग्री का कराना, आप कितने का भी करा सकते हैं, बस मैंने 60 डिग्री का कराया ताकि क्या हो भाई, ये वाला एक साइड तो मैं फिक्स रखूंगा, किसी को घुमा दूंगा। तो मानते हैं मैंने ये फ्रंट फेस मतलब कार्बन नंबर 1 के सेंटर को तो फिक्स रखा है, पीछे वालों को घुमा दिया, तो फिर कैसी स्टेट आएगी बेटा, ये देखो कार्बन नंबर 1 तो हमारे लिए फिक्स है, वहां पे हाइड्रोजन 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 तो फिक्स रहा, लेकिन पीछे वाला घुमा दिया मैंने 60 डिग्री से, तो क्या हुआ होगा भाई, ये शिफ्ट हो गए होंगे, ये थोड़े थोड़े शिफ्ट हो गए होंगे ये वाले हाइड्रोजन। तो फिर कैसी कंडीशन आने वाली है, फिर यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी, ये हाइड्रोजन आ गए, ये हाइड्रोजन आ गए, ये हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 था, ये हमारे लिए कार्बन नंबर 1 था। तो अब आप नोटिस करोगे इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे तो कुछ नहीं आ रहा है, इस वाले हाइड्रोजन के जस्ट पीछे अब तो कुछ नहीं आ रहा है ना, इधर पे तो खाली है ना भाई। तो यहाँ पे देखो इस वाले हाइड्रोजन के जस्ट पीछे यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा है, खाली है। इस वाले हाइड्रोजन को देखो, इस इधर पे भी कुछ नहीं है। तो अब इनके जो पहले हमारे पास जो इक्लिप्स स्टेट थी, अब उसका रिपल्शन क्या हो गया होगा बेटा जी, कम हो गया होगा, उसका रिपल्शन कम हो गया होगा। इक्लिप्स स्टेट हमारे लिए कैसी रहती है, अनस्टेबल रहती है। और इस वाली स्टेट को हम लोग क्या नाम देंगे, स्टैगर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे बेटा जी इसे। ठीक है भाई, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म में आ गया हमारे लिए। तो देखिए इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड में अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, तो आप बताएंगे स्टैगर्ड हमारे लिए ज्यादा। तो आप पूछेंगे सर ये तो क्या स्टैगर्ड में एग्जिस्ट करता है, इथेन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, स्टैगर्ड फॉर्म में? ऐसा कुछ नहीं है। रीजन क्या है कि हमारे पास इथेन को अगर हम रूम टेम्परेचर पे देख रहे हैं, किस पे देख रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जो बॉन्ड रोटेट होता है ना, इसकी बहुत एनर्जी कम होती है, इसको बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है। तो है ना भाई, रूम टेम्परेचर पे हमारे पास एनर्जी होती है ऑलमोस्ट 35 किलो कैलोरी पर मोल के हिसाब से होती है हमारे पास एनर्जी, इतनी एनर्जी होती है। और इस बॉन्ड को रोटेट कराने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है, इस बॉन्ड के रोटेशन के लिए, सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो कितनी होती है, ऑलमोस्ट लेस देन, मैं बताता हूं लेस देन, यहां पर लिख देता हूं लेस देन 15 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए होती है। तो देखो यहां रूम टेम्परेचर पे तो 35 है, अब यहां पे कितनी है 15, सॉरी किलो नहीं होता है, किलो को इरेज कर लीजिए बेटा जी, कैलोरी होता है हमारे लिए। तो कैलोरी, तो 15 कैलोरी चाहिए एक मोल को रोटेट कराने के लिए। तो फिर इतनी एनर्जी तो हमें रूम टेम्परेचर से ही मिल जाएगी भाई, है ना भाई। मोल या फिर मॉलिक्यूल की बात करें हम लोग, एक मॉलिक्यूल को रोटेट कराने के लिए 15 कैलोरी चाहिए। अब बताओ, तो ये इजीली रोटेट कर जाता है। तो फिर ये इथेन के कन्फर्मर्स हैं। अब वो स्टेबल हमारे लिए स्टैगर्ड जरूर है, लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर कम करते जाएंगे और फिर इनके बीच में क्या देखेंगे कि भाई ज्यादा स्टेबल कौन सा, तो हम बता सकते हैं कि स्टैगर्ड वाला क्या है भाई, ज्यादा स्टेबल मिलेगा हमें। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑलमोस्ट हमें कैसे मिलते हैं, ज्यादा स्टेबल मिलते हैं। अच्छा, ये वाली फॉर्म तो हमारे लिए थे सॉहॉर्स। इसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं न्यूमैन फॉर्म को भी। अब देखिए न्यूमैन फॉर्म में क्या होगा, इसी तरीके से बनाते हैं, इसी को देख के बनाते हैं एक बार न्यूमैन फॉर्म। न्यूमैन फॉर्म बनाऊंगा मैं तो आपको याद भी आ जाएगा कैसे। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, अब मैं यहां से देख रहा हूं,
यहाँ पे मैंने आंख बनाई है ना, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ये वाला फर्स्ट नंबर कार्बन तो दिखाई दे रहा है, पीछे वाला नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखो भाई फर्स्ट नंबर वाले कार्बन को अब मैं यहाँ पे किसको ड्रॉ करने वाला हूँ, न्यूमैन फॉर्म को ड्रॉ करने वाला हूँ, इसी की न्यूमैन फॉर्म। ऊपर वाला कौन सा था बेटा, सॉ हॉर्स स्ट्रक्चर था। अब न्यूमैन स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं एक बार। तो ये फर्स्ट कार्बन तो हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, और यहाँ पे रहा हाइड्रोजन, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। और ये वाला जो फ्रंट कार्बन है ना, उससे मैंने स्मॉल डॉट से रिप्रेजेंट किया। तो पीछे वाला कार्बन तो दिखाई नहीं दे रहा है सर, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसे एक काम करते हैं ना, मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एक बड़ी बॉल से रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। समझ में आई बात, इस बड़े सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। ये पीछे वाला कार्बन है। तो जो फ्रंट में कार्बन है ना बेटा, उसे हम लोग स्मॉल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बैक में कार्बन होता है उसे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इस वाले हाइड्रोजन के जस्ट पीछे आ रहा है हाइड्रोजन, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, उसको भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन बना दिया। इस वाले हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ये वाला हाइड्रोजन आ रहा है, तो इसको भी बना देंगे हम। इसके जस्ट पीछे क्या आ रहा है, ये वाला हाइड्रोजन आ रहा है, तो उसको भी बना देंगे। तो ये वाली हमारे लिए क्या कहलाएगा भाई। अब देखो, अब आप खुद समझ में आ रही होगी, अगर ये वाली फॉर्म देख रहे हो तो ये वाले दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा भाई, रिपल्शन लग रहे हैं नहीं लग रहे। तो ये वाली जो फॉर्म है इक्लिप्स्ड वाली, ये भी इक्लिप्स्ड है ना भाई, उसमें भी इक्लिप्स्ड बोल रहे थे, तो ये इक्लिप्स्ड ही तो है। उसको मैंने सॉहॉर्स में बनाया, इसको न्यूमैन में बनाया है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये वाली अनस्टेबल हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा रोटेट करके देखते हैं, 60 डिग्री मैंने रोटेट किया। बेटा जी ये जो एंगल लिख रहा हूं ना मैं, ये क्या है, डाईहीड्रल एंगल होता है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डाईहीड्रल एंगल। डाईहीड्रल एंगल मतलब एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो देखिए अगर मैं इसको रोटेट करा देता हूँ 60 डिग्री, तो कैसी कंडीशन आएगी कि फ्रंट वाला तो मैं फेस फिक्स रखता हूँ, मान लेते फ्रंट, जैसे यहाँ पे हमने इसको फिक्स रखा था ना, इसको फिक्स रखा था, पीछे वाले को रोटेट करा दिया था, तो सेम हमने अभी भी क्या किया, फ्रंट वाले को तो फिक्स रखा है, और पीछे वाले को मैंने क्या कर दिया भाई, रोटेट करा दिया। तो रोटेट कराने पे ये वाला हाइड्रोजन इधर पहुंच गया, ये वाला हाइड्रोजन इधर, और ये वाला हाइड्रोजन इधर पहुंच गया। तो अब देखिए रिपल्शन कम हो गए नहीं हो गए। तो इस वाली फॉर्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म नाम देते हैं। क्या नाम देंगे भाई, देखो ये पीछे वाला है ना हाइड्रोजन, यही तो रोटेट हुआ है 60 डिग्री, यही वाले पीछे ही वाले तो रोटेट हुए थोड़े थोड़े। कितने एंगल से रोटेट हो गए, अब देखो ये हमारे लिए इनके बीच में जो एंगल दिख रहा है ना आपको, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, ये वाले एंगल की। मतलब इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन को देखो, इनके बीच में जो एंगल दिख रहा है, दो प्लेन्स के बीच में एंगल है, वो वही है 60 डिग्री। ठीक है भाई, वही है 60 डिग्री, वही हमारे लिए क्या है, डाईहीड्रल एंगल है। और इस वाली फॉर्म को हम लोग क्या नाम देंगे, स्टैगर्ड फॉर्म नाम देंगे, स्टैगर्ड फॉर्म नाम देने वाले हैं। ठीक है भाई। तो एक बार को मैं रिवीजन करा रहा हूं इसलिए, ताकि आपको भाई याद आ जाए सारी चीजें, क्योंकि कभी भी इस्तेमाल कर पड़ सकती है हमें, है ना भाई, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है इन पे बेस्ड। पहले तो भाई ये तो शायद आपको हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में भी पढ़ाया गया होगा कि कन्फर्मेशन बताइए। अब आपने चेयर फॉर्म बनाई होगी भाई, इसको इसके भी तो देखे होंगे स्ट्रक्चर, मैं आपको बताता हूँ, याद दिलाता हूँ कि भाई अगर मेरे पास ये है ना साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन की भी स्ट्रक्चर बनाए होंगे आपने। कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं आपको याद होंगे भाई। कोई बच्चा बोलेगा सर हमें तो ये याद है, बोट याद है, बोट भी होती है, ट्विस्ट बोट भी होती है, ट्विस्ट बोट भी बनाई होगी आपने, है ना जी। चेयर बनाई होगी, चेयर तो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, और फिर हाफ चेयर भी बनाई होगी। कितने सारे फॉर्म बन जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं भाई, इसके स्ट्रक्चर बनते हैं। बोट वाले भी बना लोगे आप, ट्विस्ट बोट वाले भी, वो किसकी मदद से, ये सॉ हॉर्स या न्यूमैन स्ट्रक्चर बना लीजिए, उनसे भी बन जाएंगे। नहीं बन रहे हैं तो फिर आप इनको याद भी एक बार बुक में से देख के भी बना ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारे लिए कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब हम आते हैं अपने कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में। आप एक बात बताइए, यहाँ पे हमें किसी बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन हो रहा था। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे किसके लिए बेटा, अगर हम लोग बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन वाले के लिए, तो कॉन्फ़िगरेशन वाले में क्या होने वाला है कि वहां पे हमें अगर एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में, इक्लिप्स से मुझे स्टैगर्ड में जाना था तो कोई बॉन्ड तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी,
बस बॉन्ड को रोटेट कराने की जरूरत पड़ी। लेकिन अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल में होते, आर से एस में जाना होता, एस से आर में जाना होता, तो मुझे बॉन्ड तोड़ने पड़ते, है ना भाई। तो आइए अब मैं कॉन्फ़िगरेशनल के बारे में बताता हूँ आपको, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में देखिए बेटा, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, इसके अंदर दो पढ़ सकते हैं। दो कौन कौन से पढ़ सकते हैं भाई? एक तो हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पढ़ सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, है ना भाई, है कंपाउंड, या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो पढ़ सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है। तो हमको तो यहाँ पे भाई बात करनी है सबसे पहले तो कायरलिटी। किसकी बात करनी है? कायरलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैसे पहचानेंगे आपके कोई मॉलिक्यूल हमारे लिए कायरल है या नहीं है, या फिर कायरल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ठीक है भाई, वो हमें समझना है कि कायरल का मतलब क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूँ बहुत बेसिक तरीके से। पहले तो ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ लेते हैं, फिर आपको कायरलिटी बताऊंगा। यहीं पे देखते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी, देखिए क्या होने वाला है। अब हमारे पास क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल, जैसे हमारे पास लाइट जो होती है ना भाई, लाइट, लाइट मेरे पास नॉर्मल लाइट को अगर मैं देखूं तो वो क्या होती है भाई, चारों डायरेक्शन में फैली हुई होती है। उसकी रेस देखिए भाई इस तरीके से होती है, चारों डायरेक्शन में फैली हुई, इस तरीके से होती है। अगर मैं इसको पास कर दूं, इसको पास करूं किससे? एक पोलराइजर से। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, कोई ऑब्जेक्ट रखा, एक प्रिज्म रखा, और वो इसको पास करने के बाद इसको, इसमें से सिर्फ एक ही पार्ट को पास होने देता है, बाकी सबको अब्जॉर्ब कर लेता है। इसको बोलते हैं हम लोग पोलराइजर। क्या नाम देंगे बेटा जी इसे? पोलराइजर। तो पोलराइजर क्या करेगा, ये जो हमारे लिए नॉर्मल लाइट है, क्या है भाई, नॉर्मल लाइट है, अगर हम उसको पोलराइजर से पास करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगी भाई, प्लेन पोलराइज लाइट बन जाएगी। क्या बन जाएगी वो हमारे लिए? प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाएगी। समझ गए भाई? तो पोलराइजर यहाँ पे हम लोगों ने जो यूज किया वो प्रिज्म है। वो किसका प्रिज्म है? निकोल प्रिज्म यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, निकोल प्रिज्म यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पोलराइजर आते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि भाई ऐसे ग्लासेस आते हैं ना, जो अगर आप धूप, धूप के ग्लासेस नहीं आते, सन ग्लासेस आते हैं हमारे पास। वहां पे क्या होता है कि ऐसे ग्लासेस होते हैं कि आप उन्हें पहनेंगे और जो उसका कवर होता है उसके अंदर कोई चीज लिखी होती है, तो वो आपको दिखने लगती है। जैसे ही आप वो चश्मा हटाते हो फिर आप उसे पढ़ नहीं पाते हो। तो वो किसकी वजह से है? पोलराइजर की वजह से, है ना भाई। आपने एक, अच्छा पोलराइजर का मैं आपको और अच्छा एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे अगर हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो जैसे अगर आप पानी के अंदर हो, अगर आप नॉर्मली सन को देखना चाहें तो वो चारों तरफ फैली हुई लाइट्स आती हैं। अगर मैं उसको पानी के अंदर से देखूं तो क्या हो जाएगा, बढ़िया हमको स्मूथ सा सन नजर आएगा, नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि पानी किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एक पोलराइजर की तरह एक्ट कर रहा है। और उसने जो लाइट जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में थी उनको मतलब कैंसिल आउट कर दिया, सिर्फ एक ही जो प्लेन वाली लाइट है उसको पास होने दे रहा है, तो आपको वो अच्छे से दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हमारे पास पोलराइजर शील्ड्स भी आती हैं। जैसे रात के टाइम पे क्या होता है कि ग्लेयर दिखाई देता है ना, जब व्हीकल्स आते हैं तो हमें उनकी ग्लेयर नजर आएगा। एक्सक्यूज मी, ग्लेयर नजर आता है तो क्या होता है भाई, हम लोग वहां पे वो स्क्रीन लगाते हैं ना, एक कोटिंग करवा लेते हैं हम लोग, पोलराइजर लगवा लेते हैं, तो क्या होता है कि उससे ग्लेयर क्या हो जाता है, कम हो जाता है व्हीकल का, जो सामने से आ रहे होते हैं उनकी जो हेडलाइट्स होती हैं, फिर हमें वो चुभती नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो नॉर्मल लाइट है उसको हमने किसके थ्रू पास किया? पोलराइजर के थ्रू, और वो किसके अंदर चेंज हो गई? प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर चेंज हो गई। अब क्या होगा बेटा, ये प्लेन पोलराइज लाइट को अगर मैं पास करता हूं किसी केमिकल सब्सटेंस से, किससे पास करता हूं? किसी केमिकल सब्सटेंस से। जैसे इमेजिन करो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे इस पोलराइजर को लिया मैंने, ये पोलराइज लाइट है मेरे पास, बिल्कुल स्ट्रेट है, प्लेन पोलराइज लाइट है ना जी।
और इसके आगे मैंने क्या किया भाई, एक सैंपल रखा। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक ट्यूब रखी है, मेरे पास कोई केमिकल कंपाउंड था, उसका सॉल्यूशन बना के मैंने इसके अंदर रख दिया। ये मेरे पास कोई सब्सटेंस है, ये मेरे पास क्या है भाई, सैंपल ट्यूब है, इसको बोलते हैं सैंपल ट्यूब। और इसकी कुछ डिस्टेंस भी है ना भाई, इसको पाथ लेंथ बोल सकते हैं हम लोग, एल बोल सकते हैं, तो ये पाथ लेंथ भी कहलाएगी, है ना भाई। और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। तो क्या होगा, अब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है जो इससे पास करेगी, अगर वो डेविएट हो जाती है बेटा, क्या हो जाए, डेविएट हो जाए। अब आनी चाहिए थी मेरे पास इस तरीके से प्लेन में, इस तरीके से आनी चाहिए थी, लेकिन अब वो मुझे कैसी मिल रही है भाई, इस तरीके से मिल रही है मुझे लाइट, इस एंगल पे मिल रही है अब मुझे लाइट। वो थोड़े एंगल पे क्या हो गई है, डेविएट हो गई। प्लेन पोलराइज लाइट क्या हो गई है भाई, हमारे लिए एक तरीके से चेंज हो गई किसी अल्फा एंगल से। ये एंगल जो है हमारे लिए, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया अल्फा, नाम दे दिया भाई। समझ में आई बात। तो ये हमारे लिए क्या हो गया भाई, इसको बोलेंगे, अब जो कंपाउंड उसमें था ना भाई, जो कंपाउंड इसके अंदर था उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कब बोलेंगे, जब प्लेन पोलराइज लाइट्स उससे पास हो और वो किसी एंगल पे क्या हो जाए, डेविएट हो जाए, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए। तो हम उस कंपाउंड को क्या नाम देंगे भाई, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नाम देंगे। समझे भाई। और ये जो हमारे पास रोटेशन होता है भाई, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। क्या नाम देते हैं इसको, या एंगल जो होगा ऑप्टिकल रोटेशन नाम देते हैं इसे, जिस एंगल से वो रोटेट होता है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन नाम देते हैं। समझ गए भाई। तो यहाँ पे ये जो, अब हम ऐसा तो हमेशा करते नहीं रहेंगे, इसको हम लोग एक डिवाइस बना देते हैं, उसका डिवाइस का नाम होता है पोलैरीमीटर। क्या नाम होता है, पोलैरीमीटर। तो पोलैरीमीटर में कैसे काम करना होता है मैं आपको डिवाइस दिखाऊंगा, अभी फोटो दिखाऊंगा उसकी कैसी होती है डिवाइस। उसमें हम लोग ना एक ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब के अंदर क्या करेंगे भाई, जो भी हमारा सैंपल होगा उसको फिल कर देंगे, उस सैंपल में फिल कर उसको, फिर उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट डालेंगे और फिर उसको जाके हम लोग पोलैरीमीटर के अंदर रखेंगे। फिर हम लोग उसमें बटन दबाएंगे तो क्या होगा, प्लेन पोलराइज लाइट आएगी, उससे पास होगी, और अगर उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी तो वो हमें ऑप्टिकल रोटेशन दे देगी। वहां से उस पर एक वैल्यू लिख के आएगी तो हम उसे ऑप्टिकल रोटेशन समझ लेंगे, है ना भाई। अच्छा एक बात और नोटिस करोगे कि, अच्छा वो तो अभी आप लोगों ने किया नहीं होगा एक्सपेरिमेंट, बट यहाँ पे क्या होता है जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जब ये वाला एक्सपेरिमेंट आप मोस्ट प्रोबेबली बीएससी या फिर एमएससी में करके देखोगे, या फिर अगर आपको अगर बायो वाले बच्चे हैं तो वो भी करके देखेंगे, है ना जी। अपने जूलॉजी लैब में या फिर बॉटनी के लैब में वो हमारे पास पोलैरीमीटर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड की एक्टिविटी चेक करने के लिए। तो जब आप ये सेट कर रहे होंगे ना, तो आपको ये बात ध्यान देनी होती है कि जब हम लोग सॉल्यूशन बनाए तो उसमें बबल ना रहे, उसमें कोई भी बबल नहीं होना चाहिए पोलैरीमीटर में जब भी हम सैंपल को लोड करें तब। ठीक है भाई, तो उससे आपको आइडिया होगा। अब देखना भाई, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये जो हमारे लिए रोटेशन आया भाई, तो इससे हमें पता चलेगा कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है भाई। अब हम ऐसा तो करते नहीं रहेंगे कि अब भाई कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो तो ऐसे तो हम करने वाले नहीं है, तो ऐसे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसका एक मैथमेटिकल तरीका भी होता है कि हम आइडेंटिफाई कर ले कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है या नहीं होता है ना जी। तो अब देखना जी एक बात और, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाता है हमारे लिए, अगर हमारे लिए ये जो जो प्लेन पोलराइज लाइट है पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर जाती है, तो हम उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या नाम देते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है तो हम उसे बोलते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। ठीक है भाई, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। और यहां से वर्ड आता है डी, हम यहाँ से स्मॉल में डी भी लिख सकते हैं और लीवो रोटेटरी के लिए स्मॉल एल भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे वर्ड देखिए भाई, यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज किया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्राइक कर रहा होगा कि कहाँ मैंने बोला था डीएल मिक्सचर, तो वहां पे क्या होगा भाई, दोनों इक्वल अमाउंट में बन रहे होंगे, डी वाला आइसोमर भी बन रहा होगा, एल वाला भी बन रहा होगा, और उसको एक सैंपल में डालूंगा इधर पे,
इसी में डाल दूं, मान लो अगर मैंने डी भी डाल दिया एल भी डाल दिया, तो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो हो जाएगी ना। क्यों, जितना अगर ये प्लस में घुमाएगा उतना ही लीवो वाला माइनस में घुमा देगा, तो ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन तो जीरो हो जाएगा। तो फिर वहां पे हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड देखने को मिलेगा। लेकिन रियलिटी क्या होगी, उसके अंदर दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, कौन कौन से, एक डी वाला भी है एक एल वाला भी, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होगा, है ना जी। तो फिर वहां पर हमारे लिए रेसमाइजेशन होता है। किसके अंदर रेसमाइजेशन होता है, SN1 रिएक्शन में हो रहा था। SN1 रिएक्शन में DL मिक्सचर बन रहे थे, तो हम लोग वो भी देखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए इस तरीके से ये जो होता है, ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर रोटेट करती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो हम उन्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स नाम देंगे। और जो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे, लीवो रोटेटरी नाम देंगे। ठीक है भाई। अब हम लोग बात करते हैं कायरलिटी की। अब किसकी बात करते हैं बेटा जी, कायरलिटी की। तो कायरलिटी क्या होता है, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कायरलिटी की। कायरलिटी का आप ऐसा सिंपल सा मतलब समझिए कि सिमेट्री की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सिमेट्री या फिर डिससिमेट्री की, एसिमेट्री बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री की बात करनी है। मतलब कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है भी या नहीं है, कितना सिमेट्रिक है, तो वो हमें बात करनी है। अगर कोई किसी मॉलिक्यूल में वो बिल्कुल भी सिमेट्रिक ना हो, उसके मतलब चारों के चारों ग्रुप, अब कायरलिटी को पहचानना मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने नोटिस किया होगा, हम लोग इस हाथ को देखें एक बार के लिए, मैं अपनी स्क्रीन बड़ी करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए भाई, आप ऐसे समझिए जैसे मेरे पास ये हाथ है, इसकी मैं इमेज बनाऊं, यहाँ पे मैं कहीं पे मिरर लगा दूं तो इसकी इमेज बन जाएगी ये। तो मुझे ये दोनों हाथ ऐसे दिखाई देंगे, ये दोनों हाथ दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। अब क्या हो, अगर मैं इस हाथ को इसके ऊपर रख के देखूं तो ये ओवरलैप नहीं कर रहे ना भाई, फोर फिंगर्स तो मैच कर गई, लेकिन ये थंब को थंब नहीं नजर आ रहा है ना। तो ये हमारे लिए कैसा हो गया भाई, एक तरीके से एसिमेट्रिक सब्सटेंस हो गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको उठा के ना आप ऐसे घुमा के रखो तो ये मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से नहीं करना है हमें। जब हम मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, उसकी इमेज बना ली हमने, तो हम उसको उठा के जस्ट उसके ऊपर रख के देखेंगे, ना कि घुमाना है हमें। घुमाने पे क्या हो जाएगा भाई, आपने तो ये तो रोटेशन कर दिया। मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, सिर्फ प्लेन देखना है। भाई प्लेन कैसे, जैसे ये हाथ है, इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया, तो इसकी इमेज बन गई, ये बन गई। अब मैंने इन दोनों को एक के ऊपर एक रख के देखी तो वो सुपर इम्पोज नहीं कर रही है। अगर वो सुपर इम्पोज नहीं करती है तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं या फिर कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं वो, कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ऐसे हम लोग मॉलिक्यूल के लिए कैसे बता सकते हैं, देखो बेटा कैसे बताएंगे मॉलिक्यूल के लिए। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूं। देखिए, जैसे अगर हमारे पास मान लेते एक कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर मैंने ये ए ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे बी ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे सी ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे डी ग्रुप लगा दिया। ये डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसीज लगा दी मैंने। कार्बन एक टेट्राहीड्रल फॉर्म में होता है। टेट्राहीड्रल फॉर्म में होता है तो बेटा इसको रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है। कैसे, आप देखिए हर एक एंगल मेरे लिए 109 डिग्री 28 मिनट का होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग वेज डैश रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन कैसे यूज करनी होती है कि हम बोलते हैं ये कार्बन और कोई भी दो वैलेंसी एक प्लेन में प्रेजेंट है। अज्यूम करते हैं मैंने बोला कि ए वाला कंपाउंड प्लेन में प्रेजेंट है, ये ए वाला जो ग्रुप लगा हुआ है ये प्लेन में प्रेजेंट है, और ये जो बी लगा हुआ है ना ये भी प्लेन में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है बेटा जी, प्लेन में प्रेजेंट है। तो क्या हो गया, ये सी या तो बाहर की तरफ आ रहा होगा या अंदर की तरफ। तो मैंने बोला ये जो डी है ना भाई, डी बाहर की तरफ आ रहा है और सी अंदर की तरफ जा रहा है। डी बाहर की तरफ आता है तो हम उसे वेज से रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो अंदर की तरफ जा रहा होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डैश से, छोटी छोटी डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारे लिए क्या हो गया भाई, डी हमारे लिए बाहर की तरफ आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया कि अगर हमारे पास ये वेज है, वेज क्या रिप्रेजेंट करता है, आउटसाइड द प्लेन।
आउटसाइड द प्लेन। और वहीं अगर ये डैश है तो डैश क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। और अगर नॉर्मल लाइंस बनी हुई हैं जैसे ये रेड कलर से लगी हुई हैं तो ये हमारे लिए क्या है भाई, इन द प्लेन है, इन द प्लेन। ये प्लेन में प्रेजेंट है कंपाउंड्स, मतलब ए सी और बी, ये कार्बन ए ग्रुप और बी ग्रुप, ये हमारे लिए कहां पर प्रेजेंट है, इन द प्लेन प्रेजेंट है, इन द प्लेन प्रेजेंट है। ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब क्या हुआ, मानते हैं हमारे पास जब एक कार्बन से सारी की सारी वैलेंसी डिफरेंट जुड़ी हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कायरल मॉलिक्यूल। ये कायरल हो जाएगा हमारे लिए। कायरल का मतलब क्या है भाई, वो एसिमेट्रिक हो गया। कैसा हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। कायरल का मतलब क्या हो गया, वो एसिमेट्रिक हो गया। या फिर हम उसे बोल सकते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। क्या हो गया भाई, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ऑप्टिकली एक्टिव तो सर आपने बताया था कि हमारे लिए जब वो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाएगा। हाँ बिल्कुल। तो ये अज्यूम करते हैं, ये अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को ना प्लस थीटा में घुमाता है, अज्यूम कर लेते हैं प्लस में घुमाता है, तो ये तो हमारे लिए डी आइसोमर हो गया। अब इसी की जो मिरर इमेज होगी, इसकी जो मिरर इमेज होगी वो हमारे लिए कैसी घुमाएगी भाई, माइनस थीटा में घुमाएगी। तो इसकी मिरर इमेज को अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आप बताएंगे मुझे कैसे दिखाई देगा। देखिए भाई एक बार कोशिश कर लेते हैं कि कार्बन यहाँ पे है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, और फिर ये डैश के ऊपर सी है ग्रुप हमारे लिए प्रेजेंट, और वेज के ऊपर क्या है प्रेजेंट, डी है। तो भाई कंफ्यूज नहीं हो ना, ये सी और सी, ये कार्बन है और ये ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये तो हमारे लिए कार्बन लिया है और ये कोई ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है भाई। अब इसके आगे मैं मिरर लगा देता हूँ, मानते हैं ये मैंने मिरर लगा दिया भाई, ये मिरर लगा दिया तो इसकी इमेज दिखाई देगी मुझे। कैसी इमेज दिखाई देगी, कार्बन तो बीच में ही दिखाई देगा, ए वाला ग्रुप तो ऊपर ही दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा भाई, ये जो डी होगा ना भाई, डी किस साइड चला आएगा, इस साइड चला आएगा, इधर पे आ जाएगा डी। सी तो पीछे की तरफ ही रहने वाला है, लेकिन बी कहाँ आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा। ये आपको समझ में आ रही होगी बात, है ना जी। तो अगर मैंने बोला कि ये पॉजिटिव थीटा में घुमा रहा था लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को, और हम इसे डी आइसोमर बोल रहे थे, तो ये वाला जो होगा वो किस में घुमाएगा, माइनस में, और हम इसे क्या बोलेंगे, एल आइसोमर बोलेंगे। तो ये डी आइसोमर है और ये एल आइसोमर है। अब आप क्या करिए, एक बार के लिए कोशिश कीजिए कि इस वाले कंपाउंड को, देखिए भाई ये कंपाउंड नंबर 1 है और ये कंपाउंड नंबर 2 है, आप इसको उठाइए और इसके ऊपर पुट करने की कोशिश कीजिए। भाई एक कंपाउंड को उठाना है, प्लेन में से निकालना और उसके ऊपर रख देना है, घुमाना घुमाना नहीं है भाई, कोशिश मत करना घुमाने की। तो आप नोटिस करोगे अगर मैं ऐसा करता हूं ना तो ए को तो ए दिख जाएगा, ये बात भी सही है। ये बॉन्ड अलाइन हो जाएगा, वेरी गुड, ये भी सही है। कार्बन को कार्बन दिख जाएगा, ये भी सही है ना जी। और सी जो पीछे है सी, उसको भी सी नजर आ जाएगा, ये सी ग्रुप नजर आ जाएगा, इतना तो हो जाएगा। लेकिन फिर बी के ऊपर जो होगा ना वो क्या आ रहा होगा, डी आ रहा होगा। ये मैच नहीं करेंगे, बी के ऊपर डी आ रहा होगा और यहाँ पे डी के ऊपर क्या आ रहा होगा, बी आ रहा होगा। तो ये मैच नहीं करने वाले हैं भाई, तो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या होगा भाई, अगर मुझे 1 से 2 में जाना है तो मुझे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे क्या होते हैं भाई, ये हमारे लिए रूम टेम्परेचर पे तो एक तरीके से आप ऐसे बताइए कि भाई ये हमारे लिए डिफरेंट, इनको हम लोग बोल सकते हैं भाई कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और जब हमारे लिए कन्फर्मेशन की बात आई थी, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की, तो वहां पे तो इतना रूम टेम्परेचर ही इतना सफिशियंट था। लेकिन यहाँ पे अगर 1 से 2 में जाना है तो हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड है। एक बात और कि इनको अगर हम लोग एक दूसरे के ऊपर रख के देख रहे हैं, ये दोनों मिरर इमेजेस है, मिरर इमेजेस है एक दूसरे की। 1 की मिरर इमेज 2 है और 2 की मिरर इमेज 1 है, ये तो बात सही है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 की मिरर इमेज 2 है और 2 की मिरर इमेज 1 है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ही नहीं हो पा रहे।
एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे भाई, एक के ऊपर एक आ ही नहीं पा रहे। तो क्या हो रहा वहां पे, जब वो एक के ऊपर एक आ नहीं पा रहे, तो वहां पे हमारे लिए इनको हम लोग नाम देते हैं इनेंशियोमर। क्या नाम देंगे बेटा जी? इनेंशियोमर नाम देंगे। इनेंशियोमर क्या होते हैं हमारे लिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो अगर हमने फर्स्ट की मिरर इमेज बनाई तो वो 2 बन गई, और सेकंड की मिरर इमेज बनाई तो वो 1 बन गई। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के देख रहे तो एक दूसरे के ऊपर ये सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे, तो वो क्या हो जाएंगे? ये दोनों कंपाउंड क्या हो जाएंगे? ये दोनों कंपाउंड के बीच में अगर हमसे कोई रिलेशनशिप पूछे तो हम क्या बोलेंगे? कि ये एनएंशियोमर्स है। क्या बोलेंगे? एनएंशियोमर्स है। ठीक है भाई। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं पेयर ऑफ एनेंशियोमर है, 1 और 2 आपस में एक दूसरे के एनेंशियोमर है। ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते? तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए भाई, ये जो हमारे लिए टॉपिक था, अभी तो मैं यही क्लास को एंड कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली कल और परसों 2-3 क्लास और लगेंगी, 2 क्लास और लगेंगी मोस्ट प्रोबेबली, तब जाके ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है। कल मैं कोशिश करूंगा कि ये खत्म कर दूं। आज के लेक्चर के लिए मैं इतना ही रखता हूँ बेटा। ठीक है, फिर कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहीं से। तो इन एंजियोमर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आप लोग एक बार कोशिश कीजिए कि कायरलिटी को, कायरल मॉलिक्यूल्स पहचान पाए, ऐसे क्वेश्चन करने की। भाई एनसीईआरटी में अगर आप देखें, एनसीईआरटी में अगर आप बुक खोल के देखें तो वहां पे कायरलिटी वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है। तो मैंने कायरल पहचानने के लिए क्या बताया अभी? सबसे इजी तरीका कि भाई उसके चारों के चारों वैलेंसीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो कायरल मॉलिक्यूल क्या होगा? यहां पे लिख लीजिए, ऑल 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट। तो वो क्या होगा हमारे लिए? मॉलिक्यूल कैसे हो जाएगा? कायरल हो जाएगा। कायरल हो जाएगा, या फिर हम उसे बोले ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये वाला आप नोट कर लीजिए। अगर कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है तो वो हमारे लिए कायरल हो जाएगा। तो कायरल सेंटर आपको, मतलब एक ऐसा सेंटर जहां पे चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट अटैच्ड हो, वो आपको पहचानना आना चाहिए। तो मैं आपको कल क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, तो थोड़े बहुत तो मैं आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है भाई। तो उससे आपको एक तरीके से आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो तरीका है ना कि चारों चारों वैलेंसी ढूंढना, ये बहुत घटिया तरीका है। मैं आपको इससे इजी तरीका बताऊंगा, लेकिन उसके लिए अभी हमें थोड़ा सा परफेक्ट हो जाना है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मैं आपको वो वाला तरीका भी बता दूंगा कि हम लोग और किस तरीके से कायरलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। तो वो वाला तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल, है ना जी। अब हमारा जो लेक्चर नंबर होगा 16 होगा, लेक्चर नंबर 16 होगा। मैं आपको इसी चैप्टर में, देखिए भाई, बहुत सारी चीजें रिवाइज कराते जा रहा हूँ। रीजन क्या है कि इसके बाद जब हमारे पास जो ऑर्गेनिक में और कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपको बहुत इजी लगने वाली है। बस पहला चैप्टर हमारे लिए बहुत तगड़ा से मैं पढ़ाता हूँ। रीजन क्या रहता है कि अगर पहले चैप्टर में आपने जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तो फिर बाद में तो वो कॉन्सेप्ट रिपीट ही होने हैं। तो ये वाले कॉन्सेप्ट आगे चल के रिपीट ही होते हैं, है ना जी। तो फिर इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी मैंने पढ़ा दिया उसके नोट्स बनाते रहिए, है ना जी, और कंटिन्यूसली ज्वाइन कीजिए क्लास को। ठीक है भाई, इससे आपका ही बेनिफिट होएगा। और भाई दोस्तों को भी बताइए, है ना, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सपोर्ट करेंगे चैनल को बेटा जी, तो फिर हमें भी यहाँ से उम्मीद मिलेगी, तो फिर हम आगे और भी अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है भाई। थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।